नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रॉ, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटरनेशनल जो है, उसके पूर्व अधिकारी और अधिकारी भीड़ में से अधिकारी नहीं, जबरदस्त अधिकारी जिन्होंने काम किया था 40 साल रॉ में, नरेश कुमार सूद। सूद साहब, आपने बहुत कुछ जाना है 40 साल में, जिया है आपने रॉ को, भारत की खुफिया एजेंसी को, अमेरिका, यूके, यूएई वगैरह, अफगानिस्तान, बहुत सारे देश, कनाडा वगैरह। मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। लोगों की कैलकुलेशन घर के मतलब देश के अंदर देश के बाहर क्या थी, क्या होगा, ये वो, ये भी लगा था कि अमेरिका बड़ा लगा हुआ है मोदी को कि किसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर ना बने। हमारे यहाँ भी लगे थे कि मोदी ना बने। बहरहाल आज मोदी प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार बन गए। ऐसे हालातों में पाकिस्तान की हालत क्या होगी? क्यों मोदी का उधर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था और इधर कश्मीर वैली में बस पे अटैक हो रहा था, जम्मू में, ठीक है, वैष्णो देवी जो बस जा रही थी कटरा के लिए। सवाल यह है कि दोनों सीक्वेंस कहां हैं? क्या इसमें पाकिस्तान का हाथ था और किस बिना पे आप कह सकते हैं कि उस अटैक में पाकिस्तान का हाथ था और पाकिस्तान की रणनीति इसके पीछे क्या हो सकती है? क्यों पाकिस्तान अपनी ही चालों में चली हुई में उलझ के गिरता है? क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि मार्च 2023 से पाकिस्तान के मिलिटेंट्स ने कश्मीर में कुछ ना कुछ एक्टिविटी स्टार्ट करनी शुरू कर दी थी। 2 बार उन्होंने आर्मी के कन्वॉय पे अटैक किया, एयरफोर्स के कन्वॉय पे अटैक किया, कुछ लोगों की जानें गई और पाकिस्तान को पता था कि इंडिया बिजी है इलेक्शन में, कोई काउंटर तो होगा नहीं यहाँ पे। और नेचुरली बात है कि पीएम मोदी जगह जगह घूम रहे थे, कोई डायरेक्शन तो दे नहीं सकते थे। और अगर कोई इंडिया एक्शन लेता, यानी कि पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करता, तो हमारी अपोजिशन शोर मचा देती। पाकिस्तान ने उसका फायदा उठाया। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी शपथ ले रहे थे तो उस टाइम पे जम्मू के अंदर एक पिलग्रिम्स की बस के ऊपर अटैक किया गया, बच्चों को मार दिया, लेडीज को मार दिया और इसके पूरे तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। उसका नाम आ चुका है, स्केचेस रिलीज कर दिए गए हमारे जो एजेंसीज हैं। और देखिए, उसके बाद भी पाकिस्तान के अंदर के कुछ टेररिस्ट वो इंडिया में अटैक कर रहे हैं और इंडिया की जो आर्मी है या हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उनको काउंटर कर रही है, उनको मार रही है। अब देखिए ये क्यों हो रहा है इस टाइम पे। पुलवामा के बाद तो पाकिस्तान चुप हो गया था क्योंकि हमने बालाकोट कर दिया था और अब पाकिस्तान को लगा कि पीएम मोदी थर्ड टर्म में आ तो गए, उतनी मेजोरिटी से नहीं आए, तो उनको लगता है कि पीएम मोदी कमजोर हो गए, पीएम मोदी में दम कम हो गया और उनको एक लगता है कि अगर इंडिया इस टाइम पे सर्जिकल स्ट्राइक करेगा तो यूएस उनको सपोर्ट करेगा, इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा। क्योंकि यूएस ने निज्जर का केस उठा दिया, पाकिस्तान को करेगा। यूएस ने इंडिया के साथ निज्जर का केस उठा दिया, पन्नुआ केस उठाया। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया, जब पाकिस्तान ने ये खबर उठाई कि वहां पे 20 मिलिटेंट को इंडिया ने मारा है या रॉ ने मारा है, तो अमेरिका ने उसको सपोर्ट नहीं किया। देखिए, पाकिस्तान हमेशा से मिसकैलकुलेशन करता रहा। 65 में पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया, जबकि पाकिस्तान इंडिया से बहुत ज्यादा मजबूत था, उसके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट थे, पैटर्न टैंक्स थे, मिराज के प्लेन थे जो फ्रांस ने दिए थे और लेटेस्ट सब पूरा वर्ल्ड उसको सपोर्ट कर रहा था। लेकिन तब भी इलेक्शन हार गया, तब भी वो बार हार गया इंडिया से, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी की वजह से या हमारे अच्छी प्लानिंग की वजह से या हमारे जो फोर्सेज है उनके मॉरल की वजह से। फिर 71 बार उसमें पाकिस्तान ने अटैक किया, जानबूझ के अटैक किया कि इंडिया ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी, लेकिन उसको पूरी यूरोप की सपोर्ट थी, अमेरिका की सपोर्ट थी, पूरे गल्फ की सपोर्ट थी, तब भी वार हार गया और 13 दिन के अंदर वार खत्म हो गया और बांग्लादेश क्रिएट हो गया। उसने फिर एक मिस एडवेंचर किया 1999 में कारगिल वार करके, वहां पे भी उसको परस्त मिली, जबकि वो अच्छी पोजीशन में बैठा था, हाइट से बैठा था, लेकिन उसको हमारी फोर्सेस ने हटा दिया, भगा दिया वहां से और पाकिस्तान के 3000 से ज्यादा सोल्जर मारे गए। अब चौथा, पाकिस्तान फिर एक मिस कैलकुलेशन कर रहा है कि पीएम मोदी कमजोर हो गया। देखिए, पीएम मोदी का जो एजेंडा है वो कमजोर होने का नहीं है। पीएम मोदी वो आदमी है जो एक चींटी होकर के भी हाथी को मार सकते हैं और इनकी एक गलत फहमी है कि पीएम मोदी उनको छोड़ देंगे और अब एक बहुत बड़ा अटैक होगा पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन एक नए तरीके का अटैक होगा जहां तक मैं सोचता हूं। जब 71 का वार हुआ था उससे 1 साल पहले इंदिरा गांधी के ऑर्डर पे इंडिया ने वहां पे काम करना शुरू कर दिया था, पूरा प्लान बना लिया, स्केच बना लिया था कि कैसे हम पाकिस्तान के टुकड़े करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान को मजबूर किया कि पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करे और हमने वार 13 दिन के अंदर खत्म कर दिया हमारी आर्मी के दम पे और रॉ जो उनको इनपुट दे रहा था फ्रॉम टाइम टू टाइम और वार के टाइम में उससे पहले भी। अब पाकिस्तान के ऊपर
इंडिया क्या सर्जिकल स्ट्राइक करेगा? जहां तक मैं सोचता हूं और जो मेरी थिंकिंग है, जो हमारे डिपार्टमेंट के लोगों की थिंकिंग है, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर पूरी तैयारी करके बैठा है, क्योंकि यहाँ पे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मोदी क्या कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया की पूरी तैयारी है, मोदी ने डायरेक्शन दे दिया था कि आप तैयारी करिए, और तैयारी करने में टाइम लगता है। और इस टाइम पे बड़ा एक अटैक होगा पाकिस्तान के ऊपर, जिसके अंदर ना तो हमारी आर्मी इन्वॉल्व होगी, ना हमारी एयरफोर्स इन्वॉल्व होगी, ना हमारी नेवी इन्वॉल्व होगी। ये पाकिस्तान के अंदर से किया जाएगा। और मैं सोचता हूं कि इस टाइम पे जो अटैक किया जाएगा पाकिस्तान के ऊपर, वो पाकिस्तानी के द्वारा किया जाएगा, बलूचिस्तान के द्वारा किया जाएगा। और बलूचिस्तान को पूरी सपोर्ट है अफगानिस्तान की, तालिबान की, और उनको पूरी सपोर्ट है टीटीपी की। सिर्फ इंडिया को इशारा करना है और थोड़ा सा उनको हेल्प करनी है, फाइनेंशियल हेल्प। नरेश कुमार बाकी सूद काम साहब, वो कर देंगे। आप सर बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। ये बहुत गहरी बिल्कुल चीज ठीक है। बात। ये देखिए, इंडियन गवर्नमेंट की इंटरनल स्ट्रेटेजी का पार्ट आप बता रहे हैं, जो शायद अभी देश दुनिया में किसी को ना पता हो, रॉ के अलावा। और इसमें जो 4-6 लोग। देखिए, बात तो कहूं तो मुझे भी नहीं पता कि अंदर से क्या है, क्या प्लानिंग है इनकी। लेकिन जो मैं अपनी थिंकिंग सोचता हूं, जो हमारे रॉ की थिंकिंग है या हमारी गवर्नमेंट की थिंकिंग है, मैं अपना माइंड को या अपने सैटेलाइट को पीएम मोदी के माइंड से जोड़ के रखता हूं। क्योंकि एक वो जगह है, एक इशू है, क्योंकि पीएम मोदी ने 2014 में एक वायदा किया था बलूचिस्तान के बारे में, जब वो लाल किले से भाषण दे रहे थे। और एक पीएम मोदी अपना जो बात करते हैं वो पूरी भी करते हैं और भूलते नहीं है। और मैं उनको यही बात याद दिला रहा हूं कि जो आपने भाषण दिया था 2014 में, उसको पूरा करिए। और पाकिस्तान को, जो कमजोर कड़ी है पाकिस्तान की, उस पे पाकिस्तान को मारो और पाकिस्तान को खत्म करो। देखिए, बेसिक बात क्या है कि जब तक पाकिस्तान 75 साल से इंडिया को तंग कर रहा है, जब तक पाकिस्तान जिंदा रहेगा या पाकिस्तान के टुकड़े नहीं होंगे, पाकिस्तान ना बाज आएगा। और हम कब तक भुगतते रहेंगे, कब तक हमारे लोग भुगतते रहेंगे, कब तक हमारी डिफेंस फोर्सेस डिफेंसिव रहेंगी पाकिस्तान के खिलाफ। तो हमको ऑफेंसिव होना पड़ेगा। और पीएम मोदी को एक वादा याद दिला रहे हैं, जो उन्होंने 15 अगस्त 1914 में किया था लाल किले से बलूचिस्तान के बारे में। तो वो उनको वादा पूरा करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि पीएम मोदी ने ये डायरेक्शन दी होगी। और मैं एक किसी रीजन पे कह रहा हूं ये बात, देखिए, अगर एक बार बलूचिस्तान को सपोर्ट मिल जाती है, जो बलूची हम डिमांड कर रहे हैं इंडिया से, तो पाकिस्तान के बुरे हाल हो जाएंगे। टीटीपी ने पहले कह दिया पीओके के लोगों को कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तालिबान इनसे परेशान है, ईरान इनसे परेशान है। तो इंडिया को करने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया को तो सिर्फ अपना उंगली दिखानी है इनको कि जाओ करो और काम हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान को बर्बाद करना है। हाँ, देखिए, पाकिस्तान को बर्बाद करना है, पाकिस्तान को तोड़ना बहुत जरूरी है इंडिया के लिए। लेकिन है मुश्किल ना। देखिए, मुश्किल सब काम होते हैं। मुश्किल तो सर्जिकल स्ट्राइक भी थी, जब उरी अटैक के बाद की थी। मुश्किल तो बालाकोट स्ट्राइक भी थी, क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान की सारी फोर्सेस। सर, आपने कहा इंडियन आर्मी यूज नहीं होगी, इंडियन नेवी यूज नहीं होगी, इंडियन एयरफोर्स यूज नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, बलूचिस्तान अटैक करेगा और पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। इंडिया का सिर्फ इनको क्या सपोर्ट रहेगा? ये थोड़ा सा एक खुल के बता सकते हैं? नहीं, खुल के बात ये है कि वो पहले इंडिया से बात कर रहे हैं, इंडिया से डिमांड कर रहे हैं कि हमको हेल्प कर दो। तो इंडिया किस तरीके से हेल्प करेगा वो हमारी एजेंसी जानती है, पीएम। देखिए, बेसिकली क्या है कि या तो इनकी एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल वो बन जाए और पीएम मोदी उसको सपोर्ट कर दे। बाकी दूसरी बात है कि फाइनेंशियल सपोर्ट। पाकिस्तान जब इंडिया के अंदर टेररिज्म करता है तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देके भेजता है ना। तो क्यों नहीं इंडिया कर सकता? देखिए, जब बांग्लादेश का वार हुआ था तो उस टाइम पे मुक्ति वाहिनी हमने खड़ी की थी। मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दी थी, उनको सपोर्ट दी थी, उनको फाइनेंसेस दिए थे। और जब अमेरिका अपनी बेस बनाना चाहता था श्रीलंका के अंदर, तो ट्रिंकोलम वाली के ऊपर बेस बनाना चाह रहा था, तो उस टाइम पे एलटीटी खड़ी कर दी थी इंडिया ने, रॉ ने खड़ी की थी। और वहां पे ऐसी डिस्टर्बेंस कर दी कि यूएस अपनी बेस ना बनाए। क्योंकि अगर उस टाइम पे यूएस की बेस बन जाती श्रीलंका पे, तो वो इंडिया को चैलेंज करने का काम था उनको, ये इंडिया को टारगेट करने का काम था। तो अगर हम वो काम कर सकते तो अब ये क्यों नहीं कर सकते? क्या हमें किसने तब रोका था कि आप क्यों मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट दे रहे हो? क्या किसने हमको रोका था कि आपने कैसे एलटीटी खड़ी कर दी? तो यहाँ पे भी सारा काम हो सकता है। यहाँ तो लोग खुद लड़ रहे हैं। तो तैयारी रखी उन्होंने। 2016 में जो एयर स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान पे बालाकोट में, वहां जहां भी, क्या बलूचिस्तान को तोड़ने के समय या उसकी तैयारी में उससे कितनी ज्यादा लंबी चौड़ी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, कितनी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी भारत को? भारत को कोई ताकत नहीं लगानी। भारत ने एक प्लान तैयार करनी है। और जब आप देखिए, जब हमने 1971 का वार किया था,
तो हमने सारी प्लानिंग दी थी अपने आर्मी को, नेवी को और एयरफोर्स को। उनसे पूछा था कि आपको क्या क्या इनपुट चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे नेवी ने कहा कि हमें कराची जो पोर्ट है वहां की पूरी इन्फॉर्मेशन दो, तो रॉ ने उनको पूरी इन्फॉर्मेशन ला के दी, कहाँ पे उनके ऑयल टैंकर्स हैं, कहाँ पे उनके शिप्स हैं, कहाँ पे उनके जो पावर हाउस है वो लगा हुआ है। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन दे दी थी हमने, तभी नेवी ने उनको अटैक किया उस जगह पे, और वहां पे पूरे आग लगा दी उन्होंने कराची पोर्ट के ऊपर, और पाकिस्तान की नेवी कुछ कर नहीं पाई। तो अब जो है ना, इसके अंदर क्या था कि जब बालाकोट स्ट्राइक थी तो बहुत ज्यादा हमारी दिक्कत थी। मतलब हमें प्लानिंग से जाना था कि हमारा कोई प्लेन ना गिर जाए। अगर हमें बलूचिस्तान को सपोर्ट करनी है या बलूचिस्तान के थ्रू अटैक करना पाकिस्तान पे, क्योंकि करना तो पड़ेगा, कब तक हम झेलते रहेंगे? 75 साल से हम पाकिस्तान को झेल रहे हैं। तो जब मिसेस गांधी पाकिस्तान के टुकड़े कर सकती है, तो इस टाइम पे हम पावरफुल भी हैं, हमारे पास पूरी वर्ल्ड की सपोर्ट है, तो क्यों नहीं कर सकते? देखिए, आप हमें कोई हाँ, हमें कोई इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। सर, इसकी क्या गारंटी है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो पाकिस्तान अपने आप डूब जाएगा? देखिए, ऐसा था जब 71 का वार स्टार्ट हुआ था ना, और जब वार खत्म हुआ उस टाइम पे एक बात चल रही थी, और यूएस के अंदर एक इशू था। उनकी सीआईए ने कहा था कि इंडिया पीओके ले लेगा। उन्होंने प्लानिंग की थी कि इंडिया पीओके ले लेगा, और पीओके लेगा तो पाकिस्तान टूट जाएगा क्योंकि ऐसी बातों से कंट्री का मॉरल भी टूट जाता है। तो इसी तरीके से उस टाइम पे ईरान रेडी हो गया था, जो पाकिस्तान के साथ खड़ा था बलूचिस्तान पे कब्जा करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इंडिया ने पीओके लिया नहीं। रीजन कई थे कि अगर इंडिया पीओके ले लेता उस टाइम पे, जो इजीली ले सकता था, तो यूएस इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा देता और इंडिया की हालत खराब हो जाती। इसलिए इंडिया ने उस टाइम पे पाकिस्तान पे पहला अटैक नहीं किया, और ये पाकिस्तान को मजबूर किया कि इंडिया के ऊपर अटैक करे। तो अगर बलूचिस्तान के ऊपर जी अगर बलूचिस्तान के ऊपर ये प्रॉब्लम आ जाती है, वहां पे और लड़ाई तेज होती है, वैसे ही पाकिस्तान घबराया हुआ, तो आपका पीओके ऑटोमेटिकली खिसक के इंडिया में आ जाएगा और पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। देखिए, पाकिस्तान से सिर्फ बलूचिस्तान निकल गया तो पाकिस्तान की आर्मी टोटल डिमोरलाइज हो जाएगी, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को खा जाएंगे और पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। सिंध भी बैठा है मौका ढूंढने के लिए कि कब मौका मिले और मैं अलग हो जाऊं पाकिस्तान से। सिर्फ पाकिस्तान में रह जाएगा पंजाब, एक जो पंजाब प्रोविंस है वो रह जाएगी, और उसके पास ना तो सी होगा ना उसके पास कोई आउटलेट होगा, तो मिलिटेंसी अपने आप खत्म हो जाएगी। क्या सिंध हिंदुस्तान के साथ आना चाहेगा बलूचिस्तान की तरह? देखिए, इंडिया को जरूरत नहीं है, इंडिया को जरूरत नहीं सिंध को अपने साथ मिलाने की। सिंध को जरूरत क्योंकि वैसे भी सिंध अगर चाहे तो आ सकता है। अगर वहां पे ऐसा, देखिए ऐसा था जब सिक्किम सेपरेट हुआ तो सिक्किम ने इंडिया से कहा कि मर्ज होना चाहते हैं वहां के लोगों ने, तो इंडिया ने मर्ज करा लिया। अगर सिंध के लोग इंडिया से मर्ज होना चाहें तो इशू नहीं है, लेकिन मेन बात है कि इंडिया की कोई इंटेंशन नहीं है कि सिंध को मर्ज करे। इंडिया की सिर्फ ये इंटेंशन है कि जो एरिया है जो इंडिया को बिलोंग करता है पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान का, वो इंडिया के साथ मर्ज हो, और वहां से मर्ज भी होना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके इंडिया से मर्ज होता है तो इंडिया की 80,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ज्यादा पड़ेगा। कुछ लाख लोग यहाँ पे आ जाएंगे जरूर, लेकिन वो लोग जो है पाकिस्तान से सफर कर चुके हैं, ज्यादातर मुस्लिम है वहां पे, शिया है, और वो लोग समझ चुके हैं कि पाकिस्तान किस टाइप की कंट्री है, और वो देख रहे हैं इंडिया की तरफ कैसे इंडिया के अंदर कश्मीर की डेवलपमेंट हो रही है, और इससे इंडिया की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर इंडिया के पास पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान आ जाता है तो इंडिया को का एक तो डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा अफगानिस्तान से, और दूसरा जो पाकिस्तान चाइना का एक्सिस है वो टूट जाएगा, और चाइना का एक समझिए हाथ कट जाएगा अगर उनका आपस में कनेक्शन टूट जाता है, और इंडिया डायरेक्ट ट्रेड भी कर पाएगा अफगानिस्तान से, और साथ में जो आपकी रशियन रिपब्लिक कंट्रीज हैं और वहां से ऑयल और नेचुरल गैस में रिच है वो भी इंडिया ले पाएगा, और चाइना देखता रह जाएगा, चाइना कुछ कर नहीं पाएगा। सर, हमारे जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं, बहुत सारे जो आ जाते हैं लाइव पे कभी कभी, और पहले भी बातचीत होती रही हम लोगों की, तो दर्शकों की एक बड़ी जिज्ञासा है कि जब बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने के लिए भिड़ रहा होगा और होने की तैयारी में होगा या हो रहा होगा, उस वक्त अफगानिस्तान का क्या रोल होगा, उस वक्त चाइना का क्या रोल होगा, उस वक्त अमेरिका का क्या रोल होगा, उस वक्त श्रीलंका का क्या रोल होगा? देखिए, श्रीलंका इसमें ज्यादा मायने नहीं रखती। हाँ, चाइना का इशू है, लेकिन चाइना क्या कर सकता है? चाइना को तो कोई लिंक ही नहीं है बलूचिस्तान से। वैसे ही बलूचिस्तान के जो लोग हैं चाइना से हेट करते हैं, और चाइना एक्सपेक्टेड रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। जब पाकिस्तान टूटा था तब भी चाइना ने क्या रोल किया था? कोई रोल था उनका? अगर हम बात करते हैं यूएस के कुछ सेनेटर्स वो कहते हैं कि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होता तो अगर हमने घुसने की कोशिश या जरूरत पड़ती अफगानिस्तान के अंदर
तो हम बलूचिस्तान के थ्रू घुस सकते थे, कोई दिक्कत भी नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान बहुत चीजें डिमांड करता है जो यूएस देने को तैयार नहीं होता। अगर आप बात करते हैं अफगानिस्तान तालिबान की, अफगानिस्तान की, तालिबान पाकिस्तान से नफरत करता है, अफगानी पाकिस्तान से नफरत करते हैं। हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान इंडिया को सपोर्ट करता है क्योंकि इंडिया ने उसकी बार बार हेल्प की, और वो कहते हैं पाकिस्तान को कि तुमने हमारी कंट्री को बर्बाद किया, तुम्हारी वजह से हमारी कंट्री के अंदर अमेरिकन आए। और तीसरी बात है कि यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, जो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है, और वो कहते हैं कि ये एरिया हमारा है, और जहाँ पे जो इनका बॉर्डर लगा था, क्या था उसका नाम कहते हैं, तो वो बॉर्डर 100 साल तक वैलिड था और 100 साल बीत चुके हैं। तो वो इनसे वैसी डिमांड कर रहे हैं कि आप खैबर पख्तूनख्वा को खाली कर दो। और टीटीपी और बीएलए का अलायंस है, और टीटीपी जो है वो एक हैंड है, या उसका एक एक्सटेंडेड हैंड है तालिबान का, और वो पीओके के अंदर भी कहना है कि हम भी आपको सपोर्ट करेंगे आर्म से। तो तालिबान बलूची को सपोर्ट करेगा क्योंकि इनके आपस में कोई डिफरेंसेस नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है, और इनके इश्यूज हैं पाकिस्तान के साथ, बलूचियों के, टीटीपी के और तालिबान के। तो ये इनका जो रोल है वो यही रहेगा कि बलूची को सपोर्ट करेंगे, और अगर बलूची को सपोर्ट करते हैं तो एक तो अफगानिस्तान को सी का रूट मिल जाएगा ट्रेड और बिजनेस के लिए, और वो इंडिया से डायरेक्ट ट्रेड भी कर पाएगा, इजीली ट्रेड कर पाएगा। अभी जो ट्रेड कर रहा था पहले पाकिस्तान के गवादर पोर्ट से, वो गवादर पोर्ट आ जाएगा अफगानिस्तान के नजदीक, और उसको भी फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा। और वैसे भी वो चाहता है कि हम ईरान के चाबार पोर्ट से डॉलर ट्रेड करें, लेकिन अमेरिका के इसने जो सैंक्शन लगा रखे हैं ईरान पे, उससे कोई दिक्कत हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से तालिबान को प्रॉब्लम होगी। उनका एरिया तो बढ़ेगा, जो डिमांड करने की हमें खैबर पख्तूनख्वा मिल जाए तो मिल जाएगा, खत्म हो गई। पाकिस्तान के साथ जो सिंधी है वो भी परेशान है पाकिस्तान से, वो भी अलग होना चाहते हैं। तो पूरा साहब ये मतलब वीडियो के अंत में और जिस तरीके से ये पाकिस्तान के होने वाले संभावित टुकड़ों को लेके एक इनसाइड स्टोरी आप निकाल के लाए, बीइंग एक्स रॉ ऑफिसर, अगर पाकिस्तान इन हालातों में, बिगड़ते हालातों में, और अपने हाथ से बलूचिस्तान को जाते देख चाइना के पास और अमेरिका के पास जाता है, तो एक एक लाइन में अमेरिका पाकिस्तान को क्या कहेगा और चाइना पाकिस्तान को क्या कहेगा, इसके साथ हम लोग विदा लेंगे दर्शकों। देखिए, पहली बात, कोई भी किसी की लड़ाई में ज्वाइन नहीं करता। जैसे मैंने कहा, जब 65 का वार हुआ तो चाइना ने कुछ नहीं किया, जब 71 का वार हुआ तो अमेरिका कूद रहा था, लेकिन अमेरिका को हमने रोक दिया। लेकिन इस टाइम पे अमेरिका का रोल डिफरेंट है, वो चाइना का दुश्मन है। अगर चाइना कोशिश करता है घुसने की, तो चाइना अपने इंटरेस्ट देखेगा, जरूर चाइना को नुकसान होगा क्योंकि उनका सीपीसी डूब जाएगा, लेकिन चाइना इंडिया पे अटैक नहीं कर सकता। उसको पता है कि अगर मैं इंडिया से पंगा लिया तो मेरी सारी ट्रेड रुक जाएगी, और वो अपनी ट्रेड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगा। पाकिस्तान को सपोर्ट तो कर सकता है चाइना सर। पाकिस्तान को तो भी सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट दे रहा है, पाकिस्तान को शिप्स दे रहा है, पाकिस्तान को वार शिप्स दे रहा है। ये सपोर्ट वॉर, ये सर डायरेक्ट वॉर सपोर्ट नहीं है। वॉर सपोर्ट मतलब अपनी आर्मी दे दे उस टाइम पे, तब क्या अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा हो जाएगा? देखिए, ऐसा है, कोई कंट्री के साथ किसी को अपनी आर्मी नहीं देती। क्या 71 वार में किसी ने अपनी आर्मी दे दी थी पाकिस्तान को? सिर्फ यूएस की 7th फ्लीट आ गई थी, ब्रिटिश की नेवी आ गई थी यहाँ पे, लेकिन जब यहाँ पे रशियन खड़े हो गए रास्ते में तो सब भाग गए। तो अपनी आर्मी कोई कहीं नहीं भेजता, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। इंडिया पहले देखता था कि यूएस हमको सपोर्ट करे, जब हमने यूएस ने सपोर्ट नहीं किया तो इंडिया खुद खड़ा हो गया चाइना को काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। किसी की लड़ाई में कोई नहीं कूदता, कोई अपने घर में आग नहीं लगाता। पाकिस्तान को जरूर कुछ ऐसी आदत है। तो आप इस चीज से बेफिक्र रहिए, या लोग जो सुन रहे हैं वो बेफिक्र रहे। ना चाइना कूदेगा, ना पाकिस्तान कूदेगा। अगर चाइना कूदेगा तो चाइना का बिजनेस खत्म हो जाएगा। चाइना जो सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा था वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंडिया उसकी ट्रेड रोक देगा। इंडिया भी नहीं चाहता चाइना से वार हो, चाइना भी नहीं चाहता इंडिया से वार हो, और पाकिस्तान को अपना घर ठीक करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि जब बलूची लड़ रहे हैं तो देखते रहे, हम तो लड़ नहीं रहे, हमारे पे तो वार नहीं है, तो किसकी सपोर्ट पे अपनी आर्मी भेजेंगे? क्या पाकिस्तान के अंदर अपनी आर्मी भेज के बलूचियों के साथ लड़ेंगे? अभी भी पाकिस्तान के अंदर बहुत से चाइनीज मारे जा रहे हैं, तो क्या चाइनीज आर्मी आ गई वहां पे? हर एक कंट्री को अपने घर को संभालना पड़ता है। ये आपका एक अच्छा तर्क है, अच्छा लॉजिक है। और इसी के साथ सूद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों को बताना चाहते हैं, बातचीत लंबी चल रही थी, हमारी बातचीत चल रही थी क्या अब नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म में अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद बलूचिस्तान को पाकिस्तान से बाहर खींच के लाने की सफल कोशिश करेंगे, और क्या उनका रुख रहेगा? भारतीय फौजों का, भारतीय खुफिया एजेंसियों का क्या रुख रहेगा? भारतीय खुफिया एजेंसियों का, एनके सूद साहब जो रॉ के एक्स ऑफिसर हैं, इनके मुताबिक हमारा सपोर्ट पीछे से रहेगा,
सामने अगर लड़ेंगे तो सिर्फ पाकिस्तान और बलूच लड़ेंगे। कुल मिला के बहुत बहुत शुक्रिया इस इनसाइड स्टोरी के लिए, इस ज्वलंत मुद्दे पे जिसपे कोई भी इतना तथ्यात्मक जानकारी देने से कतराता है, लोगों के पास होगी तब भी। शुक्रिया सुल्तान, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।